नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल राख की गंगा, जिसके लेखक हैं श्री ऋतिक रोशन मिश्रा जी। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले उन्हें सुनकर आए। तो चलिए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 13। प्रेम में हारे व्यक्ति की हंसी बहुत खूबसूरत हो जाती है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हमारे नायक के साथ ऐसा नहीं है। हमारा नायक सामान्य लगने लगा है, पहले से ज्यादा सामान्य। श्याम की हालत दयनीय नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि उसे किसी के सहारे की आवश्यकता है या वो बिखरा हुआ है, मगर वो सांस लेता लाश लगता है। ऐसा लगता है कि गंगा में फेंक दिया जाए तो ऊपर आ जाएगा, डूबेगा नहीं, जैसे लाश नहीं डूबती। वो अब भी गंगा के साथ सैर को तो जाता है, मगर कोई बात नहीं करता। अब न वो लहरों को देखता है और ना ही घाट की सीढ़ियों पर बैठता है। अब वो गंगा से सफिया की भी कोई बात नहीं करता। गंगा के कई बार पूछने पर भी कि उसने आखिरी में खत में क्या लिखकर भेजा था, वो कोई जवाब नहीं देता। और ऐसे ही कुछ और महीने बीत जाते हैं, यहां तक कि दिसंबर का महीना आ जाता है। इस बीच कोमल उसे बताती है कि उसका विवाह लखनऊ के किसी बड़े होटल में है और सारे मेहमान वहीं आएंगे। गंगा और उसके भैया को भी वहीं आना है। हालांकि मेहंदी और हल्दी यही बनारस में होगा, कोमल के पिता के घर पर। कोमल के विवाह के करीब 2 दिन पहले गंगा राजेश के संग लखनऊ चली जाती है। गंगा कई बार श्याम को भी उसके साथ आने को कहती है, मगर श्याम हर बारी यह कहकर टाल देता है कि उसे उसके ग्रेजुएशन के लिए रिसर्च पेपर लिखकर जमा करना है। लेकिन गंगा असली वजह जानती है। श्याम इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि कोमल का विवाह लखनऊ में है। कोमल के विवाह के बाद भी गंगा कुछ दिन के लिए कोमल के ससुराल लखनऊ में रुकती है। राजेश उसे वहीं छोड़कर इलाहाबाद निकल जाता है अपने पत्रकारिता के जरूरी काम से। इसके बाद गंगा करीब पूरा 1 दिन सफिया के घर को ढूंढने में बिता देती है, मगर उसे याद नहीं आता कि श्याम ने उसे सफिया के घर के बारे में क्या क्या बताया था। केवल उसे यह पता होता है कि सफिया का घर बड़े मस्जिद के पीछे है, मगर ऐसी बड़ी मस्जिद तो लखनऊ में कई हैं और कई मौलवी भी हैं, और इसी कारण से वो सफिया को नहीं ढूंढ पाती। मगर उसे याद आता है कि साजिया के घर का पता उसे मालूम है, और वो एक दिन साजिया के पते पर पहुंच जाती है। गंगा के गेट पर खटखटाने पर एक लड़की सफेद हिजाब में दरवाजा खोलती है। गंगा देखती है कि उसका पूरा तन ढका हुआ है और केवल उसका मुंह दिख रहा है। वो दरवाजा खोलती है और आश्चर्य से गंगा को देखने लगती है। जी सलाम, आप कौन? लड़की कहती है। हम गंगा। जी आप साजिया है ना? हमें सफिया से मिलना है। हाँ, हमारा ही नाम साजिया है। मगर आप हो कौन? और फिर सफिया से क्या काम है आपको? लड़की संदेह के निगाह से पूछती है। वो जी श्याम। गंगा के श्याम का नाम लेते ही साजिया उसे घर के अंदर बुला लेती है और अंदर ले जाकर गंगा को कुर्सी पर बैठने को कहकर खुद उसके लिए पानी लाने जाती है। गंगा को पानी का ग्लास पकड़ाकर वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। आप श्याम को कैसे जानते हैं? क्या आप बीवी हैं उनकी? साजिया गंगा से पूछती है। जी नहीं, हम श्याम के दोस्त हैं। हमें श्याम और सफिया के बारे में सब कुछ पता है, और हम ये भी जानते हैं कि आप सफिया के दोस्त हैं और आपने ही श्याम को खत भी लिखा था। गंगा पानी पीते हुए जवाब देती है। खुदा के लिए धीरे बोले, हमारे अब्बू घर पर ही हैं। साजिया कहती है। ओह, हमें माफ कीजिएगा,
मगर मगर हमें सफिया से मिलना है। गंगा कहती है, क्या कीजिएगा आप सफिया से मिलकर? आपको मालूम नहीं है कि उसका निकाह हो गया है? जी, हमें केवल उसे एक बार देखना है बस। कृपया करके हमें मिला दीजिए ना। बस हम एक नजर उसे देखकर वापस चले जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। गंगा करुण स्वर में कहती है, अच्छा आप रुकिए, हम अंदर से आते हैं। यह कहकर साजिया अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो काला बुर्का पहने बाहर आती है और गंगा को उसके साथ चलने को कहती है। अब्बू, हम सफिया के घर जा रहे हैं, कुछ देर में लौट आएंगे। ये कहकर वो दरवाजा लगा देती है और गंगा के साथ घर से बाहर निकल जाती है। दोनों एक साथ कुछ दूर जाने के बाद रिक्शे पर बैठ जाती हैं और साजिया के कहने पर रिक्शा वाला उन्हें गली, सड़क, मस्जिद, बाजार होते हुए एक घर के आगे छोड़ देता है। गंगा को सफिया का घर मालूम तो नहीं होता है, मगर वो उस घर को देखकर समझ जाती है कि ये सफिया का घर तो नहीं ही है। दरवाजे पर खटखटाने पर कोई 12-13 वर्ष का बच्चा दरवाजा खोलता है। वो साजिया को देखते ही मुस्कुराने लगता है और कहता है, सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। साजिया उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है। वो बच्चा गंगा को हैरानी से देखने लगता है और धीरे से साजिया से पूछता है, ये कौन है आपा? दोस्त है, सफिया कहाँ है? साजिया पूछती है, आपा तो अपने कमरे में ही है, आइए हम उन्हें बुला कर लाते हैं, आइए ना। बच्चा कहता है, बड़ा प्यारा बच्चा है, कौन है? गंगा सजिया से पूछती है, सफिया का सबसे बड़ा वाला भाई है, रहमान। गंगा साजिया के पीछे पीछे चलते एक कमरे में पहुंच जाती है। गंगा कमरे को चारों ओर से देखती है। कमरा छोटा मगर ऊंचा, साफ, और दीवार पर एक शीशा लगा है और उसके थोड़े ऊपर मक्का का एक फोटो लगा है। कमरे में एक बड़ा पलंग, 2 कुर्सियां और उसके अलावा एक छोटा टेबल रखा है। वो अपने नजर से सफिया की चीजों को ढूंढने की कोशिश करती है। तब तक उसे कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है। अरे साजिया, कितने दिन बाद आई, बताओ, याद नहीं आती तुम्हें हमारी? हाँ? सफिया साजिया से गले मिलते और मुस्कुराते हुए कहती है। सफिया गंगा को देखती है और आंखें सिकोड़कर साजिया से पूछती है, ये कौन हुए? ये गंगा है। साजिया बताती है, तुमसे मिलने आई है। सफिया कहती है, गंगा, हम जानते हैं तुमको, और तुम श्याम। फिर आवाज धीरे कर सफिया बोलती है, तुम श्याम वाली गंगा हो ना? हम जानते हैं तुमको। गंगा मुस्कुराती है और फिर सफिया की तरफ देखती है। सफेद बुर्के और काले हिजाब पहने उसे एक हड्डी का ढांचा दिखाई पड़ता है, जिसके ऊपर भगवान ने चमड़े को मढ़ दिया है। फटे और काले मगर मुस्कुराते होंठ, सूजी और धंसी हुई मगर चमकती आंखें। गंगा को यह समझ नहीं आता कि सच में वो मुस्कुरा रही है और उसकी आंखें चमक रही हैं, या कि श्याम का नाम सुनने पर उसके भाव बदले हैं। श्याम ने शायद सफिया को कभी देखा नहीं था, मगर गंगा यह जानती थी कि श्याम ने जिस सफिया से मोहब्बत की होगी वो ये तो नहीं थी। गंगा सफिया को देखकर यह समझ जाती है कि उसके साथ जो कुछ भी है या हो रहा है वो उसे अपना चुकी है और उसमें ढल चुकी है। उसे अब ऐसे जीने की आदत हो चुकी है। गंगा ये सब सोच ही रही होती है कि सफिया गंगा के करीब जाकर धीरे से पूछती है, गंगा, श्याम कैसा है? श्याम अच्छा है, मतलब अब ठीक है। पहले थोड़ा परेशान था, मगर अब वो ठीक है, खुश है। गंगा सफिया से कहती है। गंगा जानती है कि वो सफिया से झूठ बोल रही है। श्याम की हालत भी सफिया से कुछ कम नहीं है, अलग नहीं है, मगर सफिया की हालत देख उसका जी नहीं करता कि वो उसे और चिंता दे। खुश है?
चलो अच्छा है, मुझे लग रहा था कि अभी भी टेलीफोन के पास ही घूम रहा होगा, पगला। सफिया हंसते हुए कहती है। सफिया की आंखों में गंगा को दर्द और खुशी दोनों नजर आती है। गंगा यह नहीं समझ पाती कि श्याम को खुश देखकर सफिया खुश है या फिर श्याम उसे भुला चुका है। यह सुनकर उसे दर्द हुआ है। गंगा, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि तुम्हारे वहां होते हुए भी श्याम को तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई। माशाअल्लाह, तुम तो बेहद खूबसूरत हो गंगा। सफिया गंगा को देखकर कहती है। हम तो कितने अभागे हैं कि कभी उसे देख भी नहीं पाए, लेकिन अब जब हम तुम्हें देख चुके हैं, हम बता नहीं सकते गंगा कि हम कितने खुश हैं कि तुम उसके करीब हो। सफिया दोनों हाथों से गंगा के चेहरे को अपने हथेली में लेते हुए कहती है। करीब हम हैं, लेकिन पास आप हो उसके। गंगा धीरे से कहती है। क्या कहा? सफिया पूछती है। नहीं, कुछ नहीं। गंगा, क्या श्याम ने कभी तुम्हारे हाथों को छुआ है? सफिया पूछती है। गंगा समझ नहीं पाती कि इसका क्या जवाब दे, और वो हिचकिचाते हुए हाँ में सिर हिला देती है। इस पर सफिया मुस्कुराकर उसके दोनों हाथों को चूम लेती है और उसे अपने आंखों से लगा लेती है। अच्छा बताओ, हमारी बातें करता है वो? सफिया उत्सुकता से गंगा से पूछती है। पहले बहुत करता था, मगर इन दिनों थोड़ी कम करता है। गंगा बिना सफिया की तरफ देखते हुए कहती है। हाँ, अच्छा है कि हम पर ही नाटक रहे, अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करे। हम तो नहीं कर पाए। अच्छा गंगा, श्याम से न कहना कि तुमने हमें इस हालत में देखा है। सफिया कहती है। अब इसके आगे दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती। थोड़ी देर बाद गंगा कहती है। सफिया, हमें चलना चाहिए अब। देर भी हो गई है और कल सुबह हमें वापस बनारस भी निकलना है। सफिया साजिया और गंगा को दरवाजे तक छोड़ने आती है। अरे गंगा, जरा रुको, 1 मिनट, हम आते हैं। सफिया कहती है और तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर में सफिया आती है और गंगा को चुपके से 2 खत पकड़ाकर उससे कहती है। गंगा, ये श्याम को दे देना, और हाँ, कहना कि तुमसे निकाह कर ले। हम ये लिख कर देते तुम्हें, मगर अभी इतना वक्त नहीं है। ये बोलते बोलते सफिया गंगा के माथे को चूम लेती है। गंगा इस पर कुछ नहीं कहती। इसके बाद साजिया और गंगा रिक्शे पर बैठकर चले जाते हैं। गंगा पीछे मुड़कर सफिया को नहीं देखती, मगर उसे मालूम है कि सफिया दरवाजे पर खड़ी होकर गंगा को जाते हुए जरूर देख रही होगी। रिक्शा साजिया के घर के आगे आकर रुक जाता है। साजिया गंगा से कुछ पल ठहरने को कहती है और फिर एक लिफाफा लाकर गंगा के हाथ में रख देती है और कहती है। गंगा, ये पत्र श्याम ने सफिया के लिए लिखा था। सफिया को तो हम दे नहीं पाए, हमें कभी मौका ही नहीं मिला, और फिर हमें लगा कि निकाह के बाद इसे देने का कोई मतलब नहीं बनता। इसे तुम लेती जाओ और श्याम को दे देना और कहना कि साजिया उससे माफी चाहती है। जाते वक्त साजिया गंगा से उसके घर का पता और टेलीफोन नंबर ले लेती है और कहती है कि अगर सफिया उसे श्याम के लिए कोई और खत या संदेश देगी तो वो गंगा को ही बता देगी। इसके बाद गंगा उसी रिक्शे में बैठकर चली जाती है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ ही साथ फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को।
और भी कहानियां जैसे कि मैला अचल, राग दरबारी, कसब, इस सब के लिए फॉलो करें हमारे स्पॉटिफाई चैनल को। और साथ ही साथ हमें बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।